Hello students, welcome to One Day Law Revision, Module 4, Security and Exchange Board of India and Depositories Act 1996. Let's quickly go through the synopsis first. In this we will cover background and introduction as well as constitution of SEBI, SEBI powers and functions, role of SEBI in security market, SEBI power to issue informal guidance, Constitution of SAT, that is Securities Appellate Tribunal, its powers and functions, and lastly Depository Act 1996. So let's get started. Securities and Exchange Board of India, called as SEBI, was first established in 1988 as a non-statutory body for regulating the security market. सबसे पहले सेबी 1988 में एस्टैब्लिश हुआ था एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी. बाद में वो ऑटोनॉमस बॉडी बना 12 अप्रैल 1992 में, एंड उसके बाद सारे स्टैट्यूटरी पावर सेबी को दिए गए थे बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और उसको एक अलग से सेबी एक्ट बनाया गया इन 1992. बाद में सेबी रेगुलेट करने लगा कैपिटल मार्केट को इंडिया में अंडर अ रिजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. SEBI has its headquarter in the business district of Bandra Kurla complex in Mumbai. मुंबई के BKC में SEBI का हेडक्वार्टर है, एंड SEBI के नॉर्थर्न, ईस्टर्न, सदर्न एंड वेस्टर्न रीजनल ऑफिसेज भी हैं न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड अहमदाबाद में. कुछ लोकल ऑफिसेज भी है जयपुर, बैंगलोर, और अभी न्यू ऑफिसेज SEBI ने खोले गुवाहाटी, भुवनेश्वर, पटना, कोची एंड चंडीगढ़ में इन फाइनेंशियल ईयर 2013-14. तो अब पहले तो हमने देखा कि सेबी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी. अब सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडियन कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करेगी. टू रेगुलेट इंडियन कैपिटल मार्केट सेबी क्या करेगा, जो हमारा सिक्योरिटी मार्केट है उसको मॉनिटर करेगा, रेगुलेट करेगा, इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करेगा. तो ये सब कैसे करेगा? बाय एनफोर्सिंग सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस. क्यों इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है? ताकि उनका कॉन्फिडेंस बना रहे और वो इन्वेस्ट करते रहे, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. सो इसके लिए सेबी का काम है कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस लगाना, एनफोर्स करना, और उससे कैपिटल मार्केट को, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना, एज वेल एज जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना. अब सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज़ टू इंश्योर दैट इंडियन कैपिटल मार्केट वर्क्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर, कि हमारा जो इंडिया का कैपिटल मार्केट है उसकी फंक्शनिंग सिस्टमैटिक हो, एंड प्रोवाइड इन्वेस्टर्स विद अ ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट फॉर देयर इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टर्स को एक ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट मिले. तो प्राइमरी रीज़न क्या है सेबी का, कि जो माल प्रैक्टिसेस हो रही थी कैपिटल मार्केट में वो उसको रोके और कैपिटल मार्केट का डेवलपमेंट प्रमोट करे. दिस इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर सेटिंग अप सेबी. अब सेबी के प्रीएम्बल में सेबी का बेसिक फंक्शन दिया है. वो बोलता है कि बेसिक फंक्शन क्या है सेबी का? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज़ एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट. पहला, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है. दूसरा, सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप करना है. तीसरा, उसको रेगुलेट करना है, एंड उससे रिलेटेड सारे मैटर्स जो इंसिडेंटल है या उससे रिलेटेड है वो मैटर्स को गवर्न करना, उस पर रूल करना, उस पर रूल्स रेगुलेशंस एनफोर्स करना. सो दिस वाज अबाउट सेबी, कि सेबी क्या है, कैसे वो फॉर्म हुआ, एंड उसकी बेसिक फंक्शनिंग क्या है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, ये हमने अभी देखा. अब हम देखेंगे कि सेबी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. सेबी कौन मैनेज करता है, सेबी में कितने लोग हैं, किस तरीके से वो मैनेज किया जाता है. तो सेबी इज़ मैनेज्ड बाय इट्स मेंबर्स विच कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. अब सेबी का जो चेयरमैन है उसको नॉमिनेट करते हैं हमारे यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. द चेयरमैन इज़ नॉमिनेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उसके बाद 2 मेंबर्स हैं जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स होते हैं. 1 member will be from RBI. तो भी कितने हो गए? 1 chairman, उसके बाद 2 members एंड 1 more member from RBI. एंड उसके बाद और जो 5 members होते हैं उनको नॉमिनेट करती है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आउट ऑफ देम एटलीस्ट 3 शुड बी होल टाइम मेंबर, और ये 5 में से 3 होल टाइम मेंबर्स रहेंगे. मतलब वो उनका पूरा टाइम एज अ होल टाइम ऑफिसर सेबी के काम में लगाएंगे. So SEBI has a corporate framework
comprising various departments. सेबी में अलग अलग डिपार्टमेंट है. Each department is managed by the department head. तो नियरली 20+ डिपार्टमेंट्स है सेबी में, like corporation finance, economic and policy analysis, debt and hybrid security, enforcement, human resource, investment management, commodity derivative market regulation, legal affairs and more. So हर एक डिपार्टमेंट को वहाँ का डिपार्टमेंट हेड संभालता है, मैनेज करता है. सो दिस इज़ अबाउट सेबी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम देखेंगे कि सेबी के पास पावर्स क्या है. सेबी के पास पावर है कि वो सिक्योरिटी एक्सचेंज रिलेटेड लॉस को अप्रूव करेगा. अगर सिक्योरिटी एक्सचेंजेस में कुछ अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है तो वो अमेंड करेगा. रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस जो होते हैं, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, वहाँ के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना और वहाँ के पीरियोडिकल रिटर्न्स को बुलाना, ये सेबी के पास सेबी का एक पावर है. फिर सेबी जो बीच में फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं उनकी बुक्स भी इंस्पेक्ट कर सकता है. कंपेल सर्टन कंपनीज टू लिस्ट देयर शेयर्स इन वन और मोर सिक्योरिटी एक्सचेंजेस. कुछ कंपनीज को कंपेल कर सकता है कि तुम्हारी जो शेयर्स है वो एक या एक से ज़्यादा सिक्योरिटी एक्सचेंज पर लिस्ट करो. उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर एंड सब ब्रोकर इज़ ऑल्सो अ पावर ऑफ सेबी. इसमें हम देखेंगे कि सेबी के 3 मेन पावर्स हैं, क्वाजी जुडिशियल, क्वाजी एग्जीक्यूटिव एंड क्वाजी लेजिस्लेटिव. अब क्वाजी जुडिशियल यानी क्या? सेबी के पास अथॉरिटी है कि वो जजमेंट्स डिलीवर कर सकता है रिलेटेड टू फ्रॉड एंड अदर अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट. अब जुडिशरी पावर क्या होती है कि तुम जजमेंट दे सको. अब सेबी के पास जजमेंट रिलेटेड क्या पावर है कि जब भी फ्रॉड या अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही है सिक्योरिटी मार्केट में तो वहाँ सेबी के पास अथॉरिटी है कि सेबी जजमेंट पास कर सकता है. इससे क्या होगा? फेयरनेस मेंटेन रहेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी और फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाएंगे. सेकेंड इज क्वाजी एग्जीक्यूटिव. सेबी इज एम्पावर्ड टू इम्प्लीमेंट द रेगुलेशंस एंड जजमेंट मेड एंड टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द वायलेटर्स. सेबी के पास पावर्स है कि वो रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करे, जजमेंट्स को इम्प्लीमेंट करे और अगर किसी ने वायलेशन किया है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले. सो दिस इज़ अ क्वाजी एग्जीक्यूटिव पावर. सेबी के पास पावर है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है किसी भी ऐसे पर्सन के या एंटिटी के जिसने वायोलेशन किया है सेबी के रेगुलेशंस का. तीसरा है क्वाजी लेजिस्लेटिव. लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाना. तो सेबी के पास ये भी पावर है, राइट है कि वो रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम कर सकता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, जो कि सेबी का बेसिक ऑब्जेक्टिव है. सम ऑफ इट्स रेगुलेशन कंसिस्ट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस. ये सेबी के खुद के बनाए हुए रूल्स हैं. इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने के लिए सेबी ने बनाया था इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन. लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस की किस तरीके से कंपनी लिस्ट होंगी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. तो ये कुछ सेबी के बनाए हुए रूल्स रेगुलेशंस हैं. दिस हैव बिन फॉर्मुलेटेड टू कीप माल प्रैक्टिसेस एट बे. माल प्रैक्टिसेस कम करने के लिए ये रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए थे. Despite the power, the results of SEBI's functions still have to go through Securities Appellate Tribunal and the Supreme Court of India. मतलब इतने सारे पावर होने के बाद भी सेबी के जो फंक्शन है वो थ्रू सैट, सिक्योरिटी एपलेट ट्रिब्यूनल एंड उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के थ्रू पास होते हैं. फंक्शन ऑफ सेबी. अब सबसे पहले हमने देखा पावर्स, अब हम देखेंगे फंक्शंस. सेबी हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ 3 ग्रुप्स. सेबी 3 लोगों के नीड्स देखेंगे. 3 लोग कौन होते हैं मार्केट में? एक तो इशूअर. इशूअर कौन होगा? कॉर्पोरेट एंटिटी जो सिक्योरिटी इशू कर रहा है. फिर इन्वेस्टर जो वहाँ पैसा लगा के इन्वेस्ट कर रहा है. और तीसरा मार्केट इंटरमीडियरीज, फॉर एग्जांपल ब्रोकर. तो अब सेबी ये तीनों पर्सन के नीड्स को ध्यान में रखते हुए फंक्शनिंग करेगा. थर्स फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ सेबी. पहला बेसिक फंक्शन जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव भी है, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड टू रेगुलेट कैपिटल मार्केट विद सुटेबल मेजर्स. एंड व्हाट आर दोज मेजर्स? बाय फ्रेमिंग रूल्स रेगुलेशंस. To regulate business of stock exchange and other security market. To regulate working of, अब ये market intermediaries है, stock broker, sub broker, share transfer agent, trustee, merchant banker, underwriter, portfolio manager. ये हमने क्या देखा था? These were the players of capital market. ये हमने देखा था पिछले मॉड्यूल में कि ये लोग players होते हैं. players यानी कि intermediaries होते हैं.
to register and regulate collective investment plans of mutual funds, to encourage self-regulatory organizations, to eliminate malpractices of security market. वाई टू एलिमिनेट, ताकि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बना रहे और जो माल प्रैक्टिसेस या फ्रॉड हो रहे हैं वो कम हो सके. तो ये कम करना भी सेबी का एक फंक्शनिंग है. जो भी सिक्योरिटी मार्केट रिलेटेड पीपल है उनको ट्रेन करना, उनको या फिर इन्वेस्टर को प्रॉपर एजुकेशन देना, उनको एनकरेज करना. इनसाइडर ट्रेडिंग अगर हो रही है तो उसको चेक करना, उस पर रोक लगाना. बाकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड फंक्शन है उसको सुपरवाइज करना रिलेटिंग टू ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी मार्केट और इंश्योर करना कि सिस्टमैटिक डीलिंग हो रही है. टू प्रमोट रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन फॉर इंश्योरिंग द अटेनमेंट ऑफ अबव ऑब्जेक्टिव. जो सारे ऑब्जेक्टिव्स है जो हमने देखा कि इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है इन्वेस्टर्स का, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करना है, डेवलप करना है, तो इससे रिलेटेड जो भी रिसर्च है, इन्वेस्टिगेशन है, वो करते रहना ताकि जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव करें. रोल ऑफ सेबी इन सिक्योरिटी मार्केट. अब सेबी का रोल क्या है? हमने पावर्स एंड फंक्शंस देखे. द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ सेबी हैव बीन लिस्टेड इन सेबी एक्ट 1992. सेबी 3 पार्टीज के नीड्स कैटर करता है. क्या देखा था हमने? इशूअर, बाद में इन्वेस्टर और तीसरा फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. अब ये तीनों को डिटेल में देखेंगे. कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती है और वो लिस्ट होती है किसी स्टॉक एक्सचेंज पे. कंपनी सिक्योरिटी क्यों इशू करती है? ताकि उनको फंड्स मिले. तो सेबी का काम है कि वो इंश्योर करे कि इनिशियल पब्लिक ऑफर या फॉलोअप पब्लिक ऑफर या इसको हम बोलेंगे फर्दर पब्लिक ऑफर अच्छे से हो रहा है इन अ हेल्दी एंड इन अ ट्रांसपेरेंट वे. नंबर 2 है इन्वेस्टर या ट्रेडर. तो कैपिटल, इट इज़ अ फैक्ट दैट कैपिटल मार्केट्स आर फंक्शनिंग जस्ट बिकॉज द ट्रेडर एग्जिस्ट. इन्वेस्टर है इसलिए कैपिटल मार्केट चल रहा है, तो उनका इंटरेस्ट सेफगार्ड करना, प्रोटेक्ट करना इज द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ सेबी एंड टू इंश्योर दैट इन्वेस्टर्स डू नॉट बिकम विक्टिम्स ऑफ एनी स्टॉक मार्केट फ्रॉड और मैनिपुलेशन. अगर कोई इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड होता है या चीटिंग होती है तो इन्वेस्टर आगे जाके इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो फिर कंपनीज की ग्रोथ रुक जाएगी. इसलिए सेबी उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है. फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. SEBI acts as a mediator in the stock market. SEBI acts as a mediator in the stock market to ensure कि जो भी मार्केट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है वो सिक्योर और स्मूथ मैनर में हो रहे. अब फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन है? ब्रोकर, सब ब्रोकर, NBFC. तो इनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना भी SEBI का एक रोल है. द नेक्स्ट पॉइंट, SEBI's power to issue informal guidance. To make better regulations and orderly development of security market, SEBI ने एक स्कीम इशू की है दैट इज इनफॉर्मल गाइडेंस कॉल्ड SEBI, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम 2003. कब आई ये स्कीम? 2003 में. द सेट स्कीम वॉज ऑफ कंटेम्प्ररी इम्पोर्टेंस as SEBI receives a number of requests from various market participants for advance guidance on the interpretation of provision of SEBI एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस एंड सर्कुलर्स. कि सेबी को बहुत रिक्वेस्ट आती थी अलग अलग मार्केट पार्टिसिपेंट से कि उनको एडवांस में गाइडेंस चाहिए कि किस तरीके से सेबी के एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, सर्कुलर्स को इंटरप्रेट करना है. इट वॉज अ इनफॉर्मल स्कीम लॉन्च्ड बाय सेबी इन द नेम ऑफ प्रोवाइडिंग इनफॉर्मल गाइडेंस. इट वॉज अ फॉर्मल स्कीम. सेबी ने एक फॉर्मल स्कीम लॉन्च की थी बट इट वॉज लॉन्च्ड इन अ फॉर्मल वे बट टू प्रोवाइड इनफॉर्मल गाइडेंस कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो प्रॉपरली इंटरप्रेट कर पाए सेबी के रूल्स को, रेगुलेशंस को, सर्कुलर्स को. जैसे नाम बोल रहा है इनफॉर्मल गाइडेंस, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली इनफॉर्मल. इट वॉज अ फॉर्मल स्कीम बट टू प्रोवाइड इनफॉर्मल गाइडेंस. Guidance provided is informal in an informal way and is not to be construed as a conclusive decision of any question of law or fact by SEBI. और इसको हम एक conclusive decision नहीं मान सकते of any question of law or fact by SEBI. This is just a informal guidance. Securities Appellate Tribunal. सिक्योरिटी एपलेट ट्रिब्यूनल ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एस्टैब्लिश की गई थी बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15K ऑफ सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992. और इस बॉडी का काम क्या है? टू हियर एंड टू डिस्पोज अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर पास्ड बाय सेबी और बाय एनी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अंडर द एक्ट. जहाँ सेबी के अंडर कोई ऑर्डर पास हुआ है
हमने देखा था कि सेबी के पास ऑर्डर पास करने की पावर है, क्वाज़ी जुडिशरी पावर्स है, हाँ है। अब सेबी के अंदर कोई ऑर्डर पास हुआ है, किसी को पनिश किया गया है, और अगर वो अपील करना चाहता है किसी हायर अथॉरिटी के पास, तो वो पर्सन कहाँ जाएगा? सिक्योरिटीज़ एपलेट ट्रिब्यूनल के पास। अब सिक्योरिटी एपलेट ट्रिब्यूनल का कंपोजिशन देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड 2 अदर मेंबर्स। नाउ व्हाट आर द powers and functions of Securities Appellate Tribunal? The SAT shall have, for the purpose of discharging their functions under this Act, the same powers as are vested in Civil Court. जो powers Civil Court के पास है, वो सारे powers Securities Appellate Tribunal के पास रहेंगे while trying a suit in respect of the following matters, namely. अब क्या powers है? Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath. किसी भी person को order करके बुलाना, कोई भी डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी या प्रोडक्शन का ऑर्डर देना, एविडेंस मंगाना, इशूइंग कमीशंस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स, किसी विटनेस को या डॉक्यूमेंट को एग्जामाइन करना, रिव्यूइंग इट्स डिसीजंस, डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन फॉर डिफ़ॉल्ट, किसी एप्लीकेशन को डिसमिस करना क्योंकि उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट है, किसी ऑर्डर को सेट असाइड करना और डिसमिसल ऑफ एनी एप्लीकेशन फॉर डिफ़ॉल्ट और एन ऑर्डर पास्ड बाय इट्स एक्स पार्टी, या उससे रिलेटेड कुछ भी और मैटर विच आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। मतलब जो भी पावर सिविल कोड के पास है वो सारे पावर्स सैट एंजॉय करेगा। डिपॉजिटरी एक्ट 1996, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक एजेंट होता है डिपॉजिटरी का। सो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी जो बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी का एजेंट होता है जो डिपॉजिटरी को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक अग्रीमेंट एंटर करता है विद द डिपॉजिटरी, और फिर जो भी इन्वेस्टर्स को सर्विस चाहिए वो विद द अग्रीमेंट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स उसको सर्विस प्रोवाइड करता है। फ्री ट्रांसफरेबिलिटी, सिक्योरिटीज़ जो भी इन्वेस्टर्स के पास है जो वो डिपॉजिटरी में होती है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होती है फ्रॉम वन बेनिफिशियल ओनर टू अनदर। ऑप्शन टू होल्ड सिक्योरिटीज़ इन डीमैट फॉर्म। डिपॉजिटरी सिस्टम में इन्वेस्टर जब सब्सक्राइब करता है किसी सिक्योरिटी को तो उसको ऑप्शन दिया जाता है कि उसको वो सिक्योरिटी फिजिकल फॉर्म में चाहिए या डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसके डीमैट अकाउंट में दिखती है। अगर इन्वेस्टर ने बोला सिक्योरिटी फॉर्म में चाहिए तो फिर इशूअर क्या करेगा, इंटीमेट करेगा डिपॉजिटरी को उसके अलॉटमेंट के डिटेल्स, और जब डिपॉजिटरी को इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो डिपॉजिटरी उसका नाम अलॉटी में डाल देगा एज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ दैट सिक्योरिटी, क्योंकि अब सिक्योरिटी किसके नाम पे, डिपॉजिटरी के नाम पे, और उसका बेनिफिशियल ओनर वो इन्वेस्टर बन जाएगा। मतलब यहाँ क्या हुआ, जब सिक्योरिटी फिजिकल फॉर्म में हम कोई शेयर लेते हैं तो वो शेयर ओनर के नाम पे होता है, इन्वेस्टर के नाम पे। जब थ्रू डीमैट जाता है तो वो डिपॉजिटरी के नाम पे होते हैं और एज अ बेनिफिशियल ओनर उस पर हमारा नाम लिखा जाता है। मतलब जब भी डिविडेंड रहेगा या शेयर होल्डर रिलेटेड राइट्स रहेंगे तो वो हमारे होंगे एज अ बेनिफिशियल ओनर। सिक्योरिटीज हेल्ड इन डिपॉजिटरी आर फंजिबल। जो भी सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी में होती है वो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में होती है और फंजिबल फॉर्म में होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। रजिस्टर्ड ओनर एंड बेनिफिशियल ओनर। अब जो सिक्योरिटी है, जो शेयर है, उसका रजिस्टर्ड ओनर कौन हो गया, डिपॉजिटरी, बट ओनरशिप किसके पास है, बेनिफिशियल ओनरशिप हमारे पास है, मतलब इन्वेस्टर के पास। अब रजिस्टर्ड ओनर के पास कोई वोटिंग राइट है क्या, नहीं। वोटिंग राइट किसके पास रहेंगे, बेनिफिशियल ओनर के पास। सारे राइट्स उस सिक्योरिटी से रिलेटेड बेनिफिशियल ओनर के पास रहेंगे, यानी कि इन्वेस्टर के पास, बट वो सिक्योरिटी का रजिस्टर्ड ओनर रहेगा डिपॉजिटरी, मतलब सिर्फ नाम डिपॉजिटरी का रहेगा, बेनिफिशियल ओनर हम रहेंगे तो राइट्स भी हमारे होंगे। ऑप्शन टू ऑप्ट आउट डिपॉजिटरी। बेनिफिशियल ओनर चाहे तो वो डिपॉजिटरी का जो ऑप्शन है वो ऑप्ट आउट कर सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सिक्योरिटी बाय रिक्विजिट इंटीमेशन टू द डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी टू इंडेमनीफाई लॉसेस। अगर डिपॉजिटरी के नेग्लिजेंस की वजह से, मतलब ध्यान नहीं देना, उस वजह से अगर कोई बेनिफिशियल ओनर का लॉस होता है तो वो डिपॉजिटरी उसको इंडेमनीफाई करेगा, मतलब वो उसकी भरपाई करके देगा। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट
हमने देखा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एजेंट होता है डिपॉजिटरी का, वो इंटरमीडियरी है, मतलब बीच में, मतलब लाइक अ एजेंट है डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच का। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और डिपॉजिटरी का जो रिलेशनशिप है दैट इज गवर्न बाय एन अग्रीमेंट मेड बिटवीन द टू अंडर द डिपॉजिटरी एक्ट। जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है वो डिपॉजिटरी रिलेटेड सर्विसेज लाइक अ एजेंट इन्वेस्टर्स को देता है, बट आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को पहले सेबी में रजिस्टर करके सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ता है, फिर ही वो एज अ एजेंट काम कर सकता है। नाउ देयर आर टू कंसेप्ट्स, डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल किसी इन्वेस्टर ने फिजिकल शेयर लिए बट अब उसको डीमैट फॉर्म में जाना है, तो कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर एंड डिबेंचर सर्टिफिकेट टू एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज डीमटेरियलाइजेशन, कि अब तुम डीमैट फॉर्म में जा रहे हो। अभी क्या हो गया है, शेयर्स को पहले फिजिकली सर्टिफिकेट्स मेंटेन करने पड़ते थे, अभी सब इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है, तो वो मेंटेन करना ज़्यादा इजी है। बस डीमैट अकाउंट चाहिए और तुम कभी भी फ़ोन से देख सकते हो। इसमें फ्रॉड के चांसेस भी कम हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एंट्रीज जनरली कोई चेंज नहीं कर सकता है। सो इसलिए लोग आजकल डीमटेरियलाइजेशन करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स स्टोर किए जाते हैं जो डिपॉजिटरी स्टोर करता है प्रॉपरली। इंडिया में 2 ऑथराइज्ड डिपॉजिटरी है, National Security Depository Limited that is NSDL and Central Depository Services India Limited CDCL. So what is dematerialization? Conversion of physical share and debenture certificate to electronic form. Now what is rematerialization? उसका उल्टा, conversion of already converted securities and debenture certificates to electronic formats has the option of changing them to physical form once again. एक बार इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर से ऑप्शन होता है उसको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तो ये जो ऑलरेडी कन्वर्टेड सिक्योरिटी है, जब हम उसको फिजिकल फॉर्म में फिर से कन्वर्ट करते हैं, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रीमटेरियलाइजेशन। People opt for rematerialization to avoid paying for the maintenance charge of डीमैट अकाउंट that has only 1 or 2 shares. अब डीमैट अकाउंट मेंटेन करने के कुछ मेंटेनेंस चार्जेस पे करने पड़ते। अब अगर तुम्हारे पास 1 या 2 ही शेयर है तो तुम क्या सोचोगे कि क्यों डीमैट अकाउंट मेंटेन करने के चार्जेस पे करना। सो उस केस में लोग क्या करते हैं, फिर से शेयर को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीमटेरियलाइजेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑल सिक्योरिटीज which were in the electronic form to physical certificates. इसके लिए तुमको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, रीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म। ये क्या था, डीमैट, नाउ दिस इज रीमैट, एंड देन यू हैव टू अप्रोच द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट विद इट। वाई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट? क्योंकि वो एजेंट है, एजेंट बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर्स। सो एक बार फिर से प्रोसेस देखते हैं कि प्रोसेस होता कैसे। डीमटेरियलाइजेशन मतलब तुमको फिजिकल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टर अपना फिजिकल सर्टिफिकेट सरेंडर करेगा टू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो कि एजेंट होता है फॉर डीमटेरियलाइजेशन, दैट इज़ फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यानी कि डीमैट फॉर्म। फिर जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करेगा इन्वेस्टर के रिक्वेस्ट के बारे में। फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वो फिजिकल सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार को दे देगा, सबमिट्स द सर्टिफिकेट टू द रजिस्ट्रार ऑफ द इशुअर कंपनी। अब सर्टिफिकेट सबमिट हो गया, पहले इन्वेस्टर ने सर्टिफिकेट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को दिया, पार्टिसिपेंट ने वो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार को दिया। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करेगा डिपॉजिटरी को टू कंफर्म द रिक्वेस्ट। डीमटेरियलाइजेशन ऑफ द सर्टिफिकेट इज डन बाय द रजिस्ट्रार। डीमटेरियलाइजेशन कौन करेगा, रजिस्ट्रार। फिर बाद में रजिस्ट्रार अकाउंट्स को अपडेट करेगा क्योंकि उसमें अब रजिस्टर्ड ओनर कौन हो गया, डिपॉजिटरी, और बेनिफिशियल ओनर कौन हो गया, इन्वेस्टर। एंड द डिपॉजिटरी इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द कंप्लीशन ऑफ डीमटेरियलाइजेशन। फिर अकाउंट्स अपडेट किए जाते हैं, डिपॉजिटरी को रजिस्ट्रार इन्फॉर्म करेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इन्फॉर्म करेगी, एंड देन डीमैट अकाउंट खुलेगा और उसमें इन्वेस्टर की इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी और जो भी शेयर है, जितने भी है, जो भी प्राइस फ्लक्चुएशन है वो डीमैट अकाउंट थ्रू देख सकता है। ये हो गया फिजिकल को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। अब रीमटेरियलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, जो ऑलरेडी कन्वर्टेड इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स है, सिक्योरिटीज़ है, उसको फिर से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना इज रीमटेरियलाइजेशन।
अब उसका प्रोसेस देखते हैं। अब इन्वेस्टर चाहता है कि हमको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसने रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट किसको करेगा? एजेंट को, दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करेगा, डिपॉजिटरी कन्फर्म करेगा, कन्फर्म्स द रिक्वेस्ट ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ द इशुअर कंपनी। डिपॉजिटरी इशुअर कंपनी के रजिस्ट्रार से कंफर्म करेगा, रजिस्ट्रार अकाउंट्स अपडेट करेगा, सर्टिफिकेट प्रिंट करेगा इन्वेस्टर को देने के लिए। अकाउंट्स में इंफॉर्मेशन अपडेट होंगी, डिपॉजिटरी के अकाउंट से अब वो शेयर हटा दिया जाएगा, अब वो डिपॉजिटरी के अकाउंट में नहीं दिखेगा, एंड जो भी डिटेल्स है वो सारे फिर से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को बताए जाएंगे, एंड देन आफ्टर दैट इन्वेस्टर को सर्टिफिकेट मिल जाएगा और डिपॉजिटरी की बुक्स में से वो एंट्री हट जाएगी। अब इन्वेस्टर ही उसका रजिस्टर्ड ओनर दिखेगा। So this was the process of rematerialization. So I hope you understood what is dematerialization and what is rematerialization. This was all about module 4. एक बार फिर से सिनॉप्सिस देखते हैं। इसमें हमने कवर किया कि सेबी का बैकग्राउंड क्या है, कैसे सेबी आया पिक्चर में, इंट्रोडक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेबी हमने देखा था, एक चेयरमैन होता है, फिर 2 मेंबर्स होता है, फिर एक आरबीआई का होता है और +5 ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें से 3 होल टाइम रहेंगे। सेबी के पावर्स एंड फंक्शंस, रोल ऑफ सेबी इन सिक्योरिटी मार्केट। सेबी 3 लोगों के लिए काम करता है, कौन कौन? इशुअर कंपनी, इन्वेस्टर और फिर इंटरमीडियरी। तो सेबी के फंक्शन भी उनसे रिलेटेड ही होंगे। सेबीज पावर टू इशू इनफॉर्मल गाइडेंस। फिर सैट देखा था कि अगर सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपील है तो वो सैट के पास जाता है, जिसके पास सिविल कोर्ट के पावर्स होते हैं, विच आर मेंशन्ड इन सिविल प्रोसीजर 1908। सैट के पावर्स एंड फंक्शंस देखे, एंड आफ्टर दैट डिपॉजिटरी एक्ट, उसमें हमने देखा कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है, डिपॉजिटरी क्या होती है, उसमें 2 होती है, NSDL, CDSL, और उसके बाद हमने देखा डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, उसके बाद हमने देखा रीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, उसका पूरा प्रोसेस। So I hope you understood this module. Thank you.